Everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6 which is the attitude and social cognition. तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में will be covering up till attitude change and the rest of the topics will be studying in our upcoming videos. So let's begin. Now, what is social psychology? Social psychology is that branch of psychology which investigates how the behavior of individuals is affected by others and the social environment. इसका मतलब है कि सोशल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी का ही ब्रांच है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके सोशल सेटिंग के वजह से या दूसरों की मौजूदगी के वजह से डिटरमाइन होता है या चेंज हो जाता है और इट इज अफेक्टेड. सो वी all of us we form attitudes or ways of thinking about specific topics or people. जैसा कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में सुनते हैं या किसी पर्सन से मीट करते हैं या किसी के बारे में हमें सुनने को मिलता है, कोई भी टॉपिक हो या पर्सन हो, देन हम क्या करते हैं कि अपने मेंटल प्रोसेसेस में हम अपने आप एक एटीट्यूड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. वी फॉर्म इम्प्रेशंस अबाउट पर्सन्स वी मीट और हम उनके बिहेवियर के कॉजेस को समझने की कोशिश करते हैं. सपोज किसी ने कुछ बिहेवियर किया, सपोज कोई आपको आप किसी से मिले और वो पर्सन ने आपको हंस के रिप्लाई दिया या कुछ हंस के कुछ ग्रीट किया आपको, तो आपको लगेगा कि उनके साथ सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. आई मीन लाइक यू वुड बी that I was so busy, you would be like, I was so busy and I was stuck up in that confusing moment or situation, and this person, he or she, they just suddenly came up to me and then they greeted me in such a way कि पूरा दिन अच्छा हो गया. लेकिन हम असाइन करते हैं कॉजेस कि उन्होंने ऐसा हंस के कैसे हमें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो लेकिन उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया, तो इसमें आप गलत हैं. तो ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी से भी मिलें, किसी भी टॉपिक के बारे में सुने या किसी भी चीज़ के बारे में जानने लगे तो हम उसके बारे में नेचुरली एक एटीट्यूड फॉर्म करने लगते हैं अपने माइंड में, उस चीज़ को लेके इम्प्रेशंस क्रिएट करने लगते हैं अपने माइंड में. तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर आप उस दूसरे पर्सन के बारे में सोचें तो आप सोचिए कि उस पर्सन ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया होगा. हो सकता है कि उसके साथ उसके घर में, उसके फैमिली में या वर्क सेटिंग में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, फिर भी उसने आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया, क्योंकि उसके भी कोई रीज़न होंगे. तो इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर लोगों की मौजूदगी में चेंज हो जाता है, हमारा खुद का बिहेवियर जो है इंडिविजुअल्स और ग्रुप सेटिंग्स में चेंज होता है, और यही चीज़ को इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द सोशल साइकोलॉजिस्ट, जो कि सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो ये बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हैं और उसके इस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर्स के पीछे जो रीजंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे, इसमें एक बेसिक आइडियाज़ दिया गया है रिलेटेड टू एटीट्यूड्स की एटीट्यूड क्या होता है, क्यों होता है, सोशल कॉग्निशन के बारे में बताया है और प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा. सो एटीट्यूड्स जो है ये लोगों का एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसे कि हम व्यूज़ भी कह सकते हैं. एटीट्यूड्स या व्यूज़, ये एटीट्यूड्स और व्यूज़ बनता है कैसे, जब आपके सोशल इन्फ्लुएंसेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका एटीट्यूड या व्यूज़ चेंज होता जाएगा. So when we meet people, we make inferences about their personal qualities. तो इसे हम कहते हैं impression formation. जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम उनके क्वालिटीज़ को देख के उनके बारे में हम एक इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हैं. अगर किसी ने आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया तो आप सोचेंगे कि वो हर जगह वैसे ही अच्छे से बिहेव करेंगे, वो हर एक काम में अच्छे होंगे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ये सच है. आपके फैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव. तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है अगेन कि हम किसी को भी देख के उनको ऑब्जर्व करके हम अपने खुद के इन्फेरेंसेस पे आने लगते हैं उनके क्वालिटीज़ को देखकर, ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ नोन एज इम्प्रेशन फॉर्मेशन.
Now, when we are assessing their behavior, we are trying to assign cause to such behavior. मतलब कि अगर उसने वो चीज़ बिना किसी से पूछकर उसने किसी और की मदद कर दी, या फिर ऐसा कोई भी सोशल सेटिंग हो सकता है, तो किसी ने कोई बिहेवियर शो किया, तो आप सोचेंगे कि उसके पीछे का कॉज क्या है, उसने ऐसा क्यों किया. तो ये क्यों जो है, जो कॉज असाइन करने वाली जो हरकत है, उसे एट्रीब्यूशन कहते हैं. नाउ मेकिंग इन्फेरेंसेस अबाउट द पर्सनल क्वालिटीज. मेकिंग इन्फेरेंसेस मतलब आप उसके पर्सनल क्वालिटीज को जानने की कोशिश कर रहे हो. अच्छा, इस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज प्रेजेंट है, उसे कहते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन. और उसी क्वालिटीज क्यों हुआ वो समझने के लिए, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर जब वो शो अप कर रहे हैं, उसके पीछे का कॉज जब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे एट्रीब्यूशन कहते हैं. नाउ वेरी ऑफन दिस इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड्स. मतलब जैसा आपका व्यूज होगा, बिफोर हैंड आपने किसी से उस पर्सन के बारे में अगर सुना होगा, तो आप उसी ही नज़रिए से उसे फर्स्ट टाइम से देखेंगे लाइव, मतलब आपकी आंखों के सामने. तो सपोज किसी से नेगेटिव सुनने को मिला है, तो आपके मन में उस पर्सन के लिए नेचुरली एक नेगेटिव ही एटीट्यूड रहेगा, और वो जो भी करे आपको किसी ना किसी तरीके से उसका काम नेगेटिव लगेगा. तो ये होता है कि एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूशन और इम्प्रेशन फॉर्मेशन में भी होता है. Now, these three processes of attitude, impression formation, and attributions are examples of mental activities related to the gathering and interpretation of information about the social world, जिसे कि हम collectively social cognition कहते हैं. Moreover, social cognition is activated by cognitive units called schemas. तो इस सोशल कॉग्निशन को बनने के लिए भी इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द कॉग्निटिव यूनिट्स कॉल्ड स्कीमास. मतलब कि ऑलरेडी आपके एक मेंटल फ्रेमवर्क है जैसे कि स्कीमास कहते हैं, वो कॉग्निटिव यूनिट्स, उसी के चलते आपका सोशल कॉग्निशन डेवलप होता है. नाउ दिस सोशल कॉग्निशन इट कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन एज इट इज़ अ प्रोसेस इनसाइड ऑफ विच इज़ गोइंग इनसाइड योर ब्रेन. ये एक मेंटल प्रोसेस है, तो क्या आप इसे मतलब देख सकते हैं? एक माइंड का प्रोसेस है, तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन इसे हम बिहेवियर के थ्रू समझ सकते हैं, बिहेवियर के थ्रू देख सकते हैं. किसी चीज़ के प्रति आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो बिहेवियर भी वैसा शो अप होगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा, एनकरेजिंग बिहेवियर होगा उस टॉपिक से रिलेटेड. नाउ देर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. तो जो बिहेवियर में दिखता है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो होता है मतलब सोशल कॉग्निशन को समझने का तरीका, कि बिहेवियर को देख के समझा जा सकता है. टू एग्जाम्पल्स आर सोशल फैसिलिटेशन और इनहिबिशन. ये है कि आपका कोई भी परफॉर्मेंस है, किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस अगर आप करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों की मौजूदगी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ होते हैं कि अकेले में अच्छा परफॉर्म करते हैं. जब वो स्टेज में जाएं तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, और कुछ लोग हैं कि अकेले में बिल्कुल याद नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब फाइनल डे होता है तो एकदम से बहुत ही अच्छा जाता है उनका परफॉर्मेंस. तो ये होता है सोशल फैसिलिटेशन में लोगों की मौजूदगी में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, और इनहिबिशन में लोगों की मौजूदगी में परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है. दूसरा है प्रो सोशल बिहेवियर. प्रो सोशल बिहेवियर एक हेल्पिंग बिहेवियर है, जिसमें कि इन टर्न वो पर्सन को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो दूसरों की मदद करता है. नाउ in order to understand completely how the social context influences the individual, it is necessary to study both social cognitive processes and social behavior. तो social cognitive processes को भी समझना ज़रूरी है, और social behavior जो कि observable है उसे भी समझना necessary है. ओके, तो जब मैं एटीट्यूड्स की बात करती हूँ, एटीट्यूड्स आर मोर देन ओपिनियंस और व्यूज़, क्योंकि ये जस्ट मियरली थॉट्स नहीं हैं. ये थॉट्स दे आर accompanied, or they also they are accompanied by emotional and action components. Attitudes आपके कुछ ऐसे thoughts हैं जो कि आपके emotion से जुड़ा हुआ है, आपकी एक्शन कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, इन द सेंस कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कुछ बोल दे, तो आइदर कुछ गलत बोल दे तो आप आइदर इमोशनल हो जाते हो, या आपके बिहेवियर में वो दिखने लगता है. So, the definition of attitude says कि attitude is a state of mind, a set of views or thoughts regarding some topic
जो कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, उस टॉपिक को हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है जिसके बारे में कि एटीट्यूड फॉर्म्ड हुआ है, विच हैव एन इवैल्यूएटिव फ्यूचर, आइदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्वालिटी। तो एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक सेट ऑफ व्यूज है, ओपिनियंस है, किसके प्रति, एक टॉपिक को लेके हमारा कुछ व्यूज है जो कि जिसका कि इवैल्यूएटिव नेचर है, मतलब वो टॉपिक इधर हमारे लिए पॉजिटिव है, मतलब हमें उस टॉपिक के बारे में बात करना अच्छा लगता है, या फिर उस टॉपिक के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ भी नहीं है, इधर आप बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस टॉपिक के बारे में। सो एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक सेट ऑफ व्यूज है, एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति विच हैज़ एन इवैल्यूएटिव feature, that is positive, negative or neutral. It is accompanied by an emotional component and a tendency to act in a particular way with regard to the attitude object. So which is the emotional and the action component is also associated with attitude. Attitude के 3 components होते हैं which is known by the name of ABC components. A से है affective or the emotional component. B is the behavioral component or the behavioral aspect, and C forms the cognitive aspect. Now इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल गिवन है बुक में, a green environment, and through this example or through this topic ABC components के बारे में हम समझ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है कि ग्रीन एनवायरनमेंट या ग्रीनरी की जब बात होती है, ग्रीन एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आपको आप इस टॉपिक से एग्री करते हैं, तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है इस टॉपिक को लेके। सो दैट इज योर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, मतलब कि आपके माइंड में जो है, मैं अभी एटीट्यूड के एबीसी कंपोनेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो इस ग्रीन एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में आपका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्रीन एनवायरनमेंट या इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बारे में आपको सोच के एक पॉजिटिव है कि आपको चाहिए कि ग्रीन एनवायरनमेंट हो। नाउ द सेकेंड वन इज द अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। अफेक्टिव कॉम्पोनेंट में आपको ग्रीनरी को देख के अच्छा लगता है, जब लोग पेड़ लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपको भी करने का मन होता है, यू वांट टू प्रमोट इट, और जब लोग पेड़ काटते हैं तो आपको गुस्सा आता है। तो ये क्या है, ये इमोशंस की बात है, ये सैडनेस, ये एंगर, ये हैप्पीनेस, फीलिंग्स ऑफ गुड वाइब्स, ये सब इमोशन है। तो इमोशनल मतलब अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। एंड लास्ट इज द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट, व्हेन समवन वुड कम एंड दे विल जस्ट प्रपोज यू कि हम हम कुछ ट्री प्लांटिंग का कुछ काम कर सकते हैं, या फिर हम एफॉरेस्टेशन का काम करेंगे, या हम अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्लांट्स लगाने का काम करेंगे, तो आपके बिहेवियर में क्या शो होगा, क्योंकि आपका अफेक्टिव और कॉग्निटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव है उस टॉपिक को लेके। तो नेसेसरी नहीं भी है, लेकिन ऐसा है कि आप मोस्टली जो है आपका बिहेवियर भी उस टॉपिक को लेके पॉजिटिव होगा, मतलब आप जाएंगे पौधा लगाने के लिए। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह एबीसी कंपोनेंट्स जो एक डायरेक्शन में नहीं रहता। सपोजिंग आपका कॉग्निशन, आप मन से मानते हैं उस टॉपिक को पॉजिटिव, आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है उस टॉपिक से, इमोशनल एस्पेक्ट भी है, लेकिन बिहेवियर वैसा नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग है लेकिन अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स वीकर है, तो उसमें ये तीनों एक ही डायरेक्शंस में होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हर एक एटीट्यूड के अंडर में ये 3 एस्पेक्ट्स होता ही होता है, क्योंकि ये बिहेवियर को भी इंक्लूड कर रहा है, इमोशनल अटैचमेंट का भी बात कर रहा है, बिहेवियर जो कि एक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल एस्पेक्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड, और कॉग्निशन का भी यूसेज है, सोशल कॉग्निशन, जो कि हमारा एटीट्यूड फॉर्म करता है, व्यूज, ओपिनियंस, ये सारी चीज़ें। नाउ एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज, ये सब सुनने में एक जैसा है, लेकिन ये तीनों वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। बिलीव्स एक cognitive component of attitude है which forms the ground on which attitude stand। मतलब attitude से पहले आपके मन में एक belief होता है, उसके बाद ही आप उस attitude को develop करते हैं, social influences हुआ या interaction हुआ, उससे वो attitude develop होता चला गया। और value वो attitude है या belief है which contains a should और ought। तो ये basically moral और ethical values को टारगेट करता है, क्योंकि वैल्यूज़ है तो ये चीज़ ऐसा होना चाहिए,
ऐसा बोलते हैं, जैसे इट शुड बी लाइक दिस, इट ऑट टू बी लाइक दिस. Now let's discuss about the features of attitude. There are four significant features of attitudes, namely valence, extremeness, simplicity or complexity and centrality. Valence से मतलब है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी. वैलेंस, जैसा कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि आपका एटीट्यूड एक टॉपिक को लेके, एक टॉपिक से रिलेटेड कितना पॉजिटिव है, मतलब कि आपको कितना अच्छा लगता है उस टॉपिक के बारे में बात करना, या कितना नेगेटिव है, कितना आप डिसलाइक करते हो उस टॉपिक के बारे में, या आप नहीं जानते तो आप कैसे रेटिंग दोगे कि आपको आता है या पॉजिटिव एटीट्यूड है. इफ यू डोंट नो, इट गोज टू योर नेगेटिव एटीट्यूड. ना फॉर एग्जाम्पल कि एक 5 पॉइंट वाले स्केल में आपको रेटिंग देना है कि आपको न्यूक्लियर रिसर्च वाला आइडिया कैसा लगता है. जिसको न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो तो एकदम से वेरी बैड वाला रेटिंग देगा, विच इज़ 1 या फिर बैड 2. लेकिन जिसको न्यूक्लियर रिसर्च का आइडिया बहुत अच्छा लगता है वो एकदम हाईएस्ट रेटिंग देगा, विच इज़ 5. सो दिस इज बैलेंस. इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. और न्यूट्रल में आता है 3. जैसे 1 से लेके 5 के स्केल में दो एक्सट्रीम के नंबर्स जो 1, 2, 3 को छोड़ के 4 एंड 5 है, दे आर एक्सट्रीम्स. मतलब एक बहुत पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और बीच में आता है न्यूट्रल विच इज 3. नाउ कम्स द एक्सट्रीमनेस. इसी एटीट्यूड में, इसी बैलेंस का एग्जाम्पल ले लो. जैसे 5 पॉइंट स्केल की बात कर रहे हैं हम. एक्सट्रीमनेस में कौन है सबसे ज्यादा? एक्सट्रीम में है 1 और 5. फिर उससे कम में है 2 एंड 4, और बीच में है न्यूट्रल में है 3. तो आइदर वेरी बैड और वेरी गुड. ये है एक्सट्रीमनेस. कोई भी एटीट्यूड या टॉपिक के बारे में आप सोचते हैं तो ये होता है उसमें. नाउ द एटीट्यूड सिंप्लिसिटी और कंप्लेक्सिटी. सिंप्लिसिटी में हम देखते हैं कि एक एटीट्यूड सिस्टम सिंपल कहलाता है तब जब उसमें बस एक या फिर कुछ, only one or a few attitudes are present, and complex if it is made up of many attitudes. तो एक ही एटीट्यूड सिस्टम के अंडर में अगर कुछ या फिर एक टाइप का एटीट्यूड है तो वो सिंपल कहलाएगा. अगर बहुत टाइप्स के एटीट्यूड्स उस वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर कर रहा है, मतलब एक टॉपिक है उसके अंडर में देर आर सेवरल member attitudes, तो वो हो जाएगा complexity of attitude. Last is the centrality. Now this refers to the role of a particular attitude in the attitude system. तो centrality वो है कि आपका एक particular attitude जो है पूरे attitude system को influence करता है. Now comes the topic of the process of attitude formation. ये जो attitude है हमारे मन में, जिसके कई सारे features हैं, जिसका ABC component है, वो आखिर form कैसे होता है, वो attitude बनता कहाँ से, वो views, वो opinions जिससे कि हम अपने emotional और action component को भी जोड़ देते हैं, वो कहाँ से बनता है. The process of attitude formation occurs through the learning of attitudes. तो यहाँ पर learning principle आ रहा है, जिसमें कि हम देखते हैं कि लर्निंग जो है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है, बट वी ह्यूमन बींग्स वी लर्न एटीट्यूड्स. हम एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं. सबसे पहला मेथड है बाय एसोसिएशन. लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन, मतलब कि आप किसी एक चीज़ को, एक टॉपिक को किसी पर्सन के साथ या किसी पॉजिटिव इवेंट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं या नेगेटिव इवेंट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए अकॉर्डिंगली आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है. सपोज एक बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद नहीं है, लेकिन उसकी जो टीचर है जो पढ़ाती है वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो टीचर काफ़ी टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छे से प्यार से बच्चों को पढ़ाती है. तो तब क्या होता है कि बच्चों को उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि दे लाइक द टीचर, और वो उस टीचर को एसोसिएट करते हैं उनके सब्जेक्ट से, और धीरे धीरे उन्हें भी वो सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग डेवलप हो जाता है. तो ये क्या है? एसोसिएशन है, क्योंकि उनकी टीचर वैसे पॉजिटिव है तो वो उस सब्जेक्ट के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं. दूसरा है कि रेनफोर्समेंट्स, आइदर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड. अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी भी बिहेवियर के लिए, कोई भी एटीट्यूड हो सकता है, किसी भी बिहेवियर के लिए अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपका वो एटीट्यूड और वो बिहेवियर कंटिन्यू करता जाएगा. अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो आप उसे रोक लेंगे. दूसरा है कि लर्निंग थ्रू मॉडलिंग या ऑब्जर्विंग अदर्स. वैसे ही दूसरों को देख करके हम सीखते हैं, फिर हम अपने
ग्रुप या कल्चरल नॉर्म से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर दैट एवरी वन इज सपोज टू शो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. तो लर्निंग डिफरेंट टाइप से हो सकता है. और ग्रुप और कल्चरल नॉर्म से तो हम ये तीनों तरीकों में से सीख सकते हैं. जैसे हम किसी टॉपिक से किसी से एसोसिएशन करके सीखा, या रेनफोर्समेंट्स रिवॉर्डेड या पनिशमेंट से, या फिर मॉडलिंग भी हो सकता है. ग्रुप, सोशल सेटिंग्स, कल्चरल नॉर्म्स के अंडर में ये तीनों मेथड से भी हम लर्निंग कर सकते हैं एटीट्यूड का. और लास्ट है कि थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, हमें जितना जितना मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिलते जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमारा वैसा एटीट्यूड बनते चला जाता है. नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये एटीट्यूड फॉर्मेशन को, जो हमने प्रोसेस पढ़ा अभी, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहला है हमारा फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट. क्योंकि बच्चे जब होते हैं बाहर जाने से पहले वो पहले अपने फैमिली मेम्बर्स से सारी चीज़ें सीखते हैं. फिर उनका सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्निंग का वो है स्कूल. तो स्कूल में जैसा माहौल होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, उससे बच्चे जो हैं अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. दूसरा है रेफरेंस ग्रुप्स. रेफरेंस ग्रुप्स में कुछ नॉर्म्स होता है जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टॉपिक्स में वो उस सेम टाइप का व्यूज़ रखते हैं. जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल ग्रुप्स ऑक्यूपेशनल, नेशनल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. तो उनका कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉर्म्स होता है. और हम देखते हैं कि यूजुअली एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को इस रेफरेंस ग्रुप के साथ बहुत एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये उन्हें एक फीलिंग देता है, एक बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप वाली फीलिंग देता है कि दैट ही और शी दे बिलोंग्स टू अ ग्रुप. और इसी के लिए वो रेफरेंस ग्रुप्स को आइडलाइज करके उससे भी एटीट्यूड्स लर्न करते हैं. तीसरा है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस. हो सकता है कि आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो और उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एटीट्यूड एकदम ही डिफरेंट है, बाकी लोगों से भी डिफरेंट है, या फिर बाकी लोगों से ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चौथा है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस. ऑडियो विजुअल मीडिया, जो कि हमारा न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सपोजर मिलता है, सीखने को मिलता है, टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलता है. तो नेचुरली हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन इससे इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है. Coming to the last topic of our video, attitude change. This attitude change is mostly desired by people like community leaders, politicians, producers of consumer goods, advertisers, etc. तो ये सारे लोगों को एटीट्यूड चेंज की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये अपना भी प्रॉफिट कर सके इस चीज़ से. तो ये जो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज है उसके अंडर में 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड है. फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज हेडर, and it is sometimes described in the form of POX triangle. तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस है जिसे कि फ्रिट्ज हेडर ने दिया है और इसे हम POX ट्रायंगल भी बोलते हैं. नाउ यहाँ पर ये POX ट्रायंगल इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन 3 एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड. 3 चीज़ों को वो उन 3 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप दिखा के वो एटीट्यूड के बारे में समझने की या एटीट्यूड चेंज के बारे में समझने की कोशिश करता है. P जो कि है पर्सन हुज एटीट्यूड इज बीइंग स्टडीड. तो P एक ऐसा पर्सन है जिसका एटीट्यूड हम समझना चाह रहे हैं. O एक दूसरा पर्सन है और X जो है वो एटीट्यूड का टॉपिक है, मतलब इट इज़ द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. तो एक टॉपिक है और 2 पर्सन्स हैं. P वो पहला पर्सन है जिसका एटीट्यूड हम स्टडी कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल P और O 2 पर्सन्स हैं जो कि दोस्त हैं. हमें एटीट्यूड चेंज के बारे में स्टडी करना है P का एटीट्यूड हम समझने की कोशिश करेंगे. और मेरे एग्जाम्पल में P और O दोनों दोस्त हैं और X जो है वो उनका टॉपिक है. X वो टॉपिक है जो बोलता है कि P को हमेशा से बाहर जाके जंक फूड खाने में दिलचस्पी रहती है. मतलब जब भी उसे हॉलीडेज होता है ही और शी उसे जाना ही जाना है बाहर के जंक फूड खाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. तो ये P और O दोनों दोस्त हैं. P का पॉजिटिव एटीट्यूड है जंक फूड खाने का और O का नेगेटिव एटीट्यूड है जंक फूड खाने का. तो जब P को पता चलेगा कि O का नेगेटिव एटीट्यूड है जंक फूड खाने का, तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 चीज़ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. 2 रिलेशनशिप पॉजिटिव है का मतलब है कि P और O दोस्त हैं, दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, तो वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है.
पी को ओ वाला टॉपिक एग्रीएबल है, मतलब उसे जंक फूड खाना पसंद है, लाइकनेस है उसका उस चीज को लेके, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन ओ जो कि दूसरा पर्सन है, उसे जंक फूड नहीं पसंद है, जंक फूड खाने का उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो पॉजिटिव एटीट्यूड है और एक नेगेटिव है, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना। ये जो इम्बैलेंस है, इसे बैलेंस में लाने के लिए इन तीनों को पॉजिटिव होना होगा या फिर दो को नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना होगा, ताकि तीनों रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि पी भी जंक फूड खाना छोड़ दे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर ओ जो है वो पी का मन रखने के लिए वो भी जंक फूड खाने से मतलब एग्री कर जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी तीनों पॉजिटिव हो गए और एक बैलेंस मेंटेन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द POX ट्राइंगल। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय लियोन फेस्टिंजर। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड मस्ट बी कॉन्सोनेंट, मतलब कि दे शुड बी लॉजिकली इन लाइन विथ ईच अदर। सो अगर ये कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में से ये लोग दो चीज अगर कॉन्सोनेंट नहीं हो रहा है तो उसे एंड में it needs to change or it needs to go into the direction of consonance. For example कि बुक में गिवन है कि पहला कॉग्निशन या पहला थॉट है कि पान मसाला माउथ कैंसर कॉज करता है और पान मसाला बहुत फेटल है, मतलब उसका कंजम्पशन जो है वो क्रॉनिक हो सकता है। और दूसरा कॉग्निशन कहता है कि मैं पान मसाला खाता हूँ। तो मन में दो थॉट्स चल रहा है कि पान मसाला बहुत डेंजरस है खाना, माउथ कैंसर हो सकता है। दूसरा थॉट है कि मैं तो खाता हूं पान मसाला। तो ये क्या हो रहा है कि ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ये एक डिसोनेंस क्रिएट कर रहा है। सो अगर ऐसा थॉट्स मन में चलेगा देन द इंडिविजुअल विल फील दैट समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून और समथिंग इज डिसोनेंट। और ये डिसोनेंस जो है ये डिस्कम्फर्ट पहुंचाता है। तो इसे कॉन्सोनेंट करने के लिए, जिससे कि लॉजिकली माइंड कंफर्ट में रहेगा, उस चीज के लिए आपको एक कॉग्निशन को बदलना होगा। इसमें हो सकता है कि पान मसाला खाना डेंजरस है और मैं इसे नहीं खाता। जॉन फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ, दो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टू शो कि हाउ द कॉग्निटिव डिसोनेंस वर्क्स। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम जानते हैं टेलिंग अ लाई फॉर $20 के नाम से। तो $20 के लिए एक झूठ बोलने का एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस काम करता है और कैसे वो कॉन्सोनेंस की ओर बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है और एक बहुत ही बोरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है उनके साथ। तो वही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में अगेन डिवाइड किया जाता है और फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं कि तुम बाहर के वेटिंग स्टूडेंट्स को बोलो कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब कि वो पार्टिसिपेंट्स को झूठ बोलने के लिए एक्सपेरिमेंटर बोलता है। फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करता है। पहले ग्रुप को बोलता है कि तुम जा करके बोलो वेटिंग स्टूडेंट्स को कि एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, इसके लिए हम तुम्हें $1 देंगे। और दूसरा बोलता है कि दूसरे ग्रुप को भी बोलते हैं कि जा करके बोलो कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन दूसरे ग्रुप को $20 मिलता है। तो जो $1 वाले ग्रुप के होते हैं उनका जो कुछ दिनों के बाद जब वो वापस से एक्सपेरिमेंटर के साथ मिलते हैं तो उनका कॉग्निशन जो है वो चेंज हो जाता है और वो कुछ दिनों के बाद बोलने लगते हैं कि हम $1 के लिए तो झूठ नहीं बोल सकते। और बाद में पूछने पर वो एक्सपेरिमेंटर से खुद बोलते हैं कि हाँ, एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग था ही। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वापस से वो सोचने लगते हैं कि क्या हम सिर्फ $1 के लिए इतना बड़ा झूठ बोले कि बहुत बोरिंग एक्सपेरिमेंट को हमने बाहर जाकर के कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ओनली $1 के लिए इतना बड़ा झूठ बोलें। उनके मन में ये सारी बातें चलने लगती हैं। तो वो
जब कुछ दिनों बाद एक्सपेरिमेंटर से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग था ही एक्सपेरिमेंट। और जो $20 वाले लोग होते हैं वो लोग कुछ भी झूठ नहीं बोलते। उनका कोई कॉग्निशन में चेंजेस ही नहीं दिखता, और वो लोग बाद में भी एक्सपेरिमेंटर से मिल करके कहते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही बोरिंग था। सो ये जो बैलेंस और ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मीन्स द टू components, aspects और elements of the attitude या attitude system must be in the same direction। मतलब आपका जैसा cognition है वैसा behavior अगर align कर रहा है उस चीज को लेके, तो it is cognitive consistency। Now third is the टू-स्टेप कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय SM मोहसिन। SM मोहसिन एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि टू-स्टेप कॉन्सेप्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम एक एटीट्यूड चेंज होने के लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द स्टेप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। 2-स्टेप कॉन्सेप्ट में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इज द टारगेट एंड सेकंड इज द सोर्स। टारगेट वो पर्सन है जिसका एटीट्यूड चेंज करना है, और सोर्स वो पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस से वो एटीट्यूड चेंज होगा। तो पहला जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, इट मीन्स द टारगेट है अ लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द सोर्स। तो सोर्स का और टारगेट के बीच में म्यूचुअली एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व करता है कि जब सोर्स खुद अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके। सो फॉर एग्जाम्पल, प्रीति एक लड़की है और उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। ना वो न्यूज़पेपर में ये भी देखती है, न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन्स, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मीडिया से वो ये भी देखती है कि वो सेम सॉफ्ट ड्रिंक जो है इट इज़ एंडोर्स्ड बाय हर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। तो इससे क्या होगा कि प्रीति का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, प्रीति है टारगेट और उसका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है वो सोर्स, जिसके की एटीट्यूड चेंज से प्रीति के एटीट्यूड में चेंज आएगा। ऐसा करने के लिए उस स्पोर्ट्स पर्सन को, प्रीति का फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन who is acting as a source in the 2-step concept given by SM मोहसिन, उसे अपने फैंस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना होगा, अपने फैंस के लिए पॉजिटिव फीलिंग शो करना होगा, और फिर वो उसके कंजम्पशन को, उसके सॉफ्ट ड्रिंक वाले कंजम्पशन को चेंज कर सकता है। कोई सब्स्टिट्यूट से कोई हेल्थ ड्रिंक वो ले सकता है, या फिर वो भी अपने फैंस से अपील कर सकता है कि वो पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक ना कंज्यूम करें। सो ऐसा करने पर हम देखेंगे कि प्रीति के एटीट्यूड में चेंज आएगा, क्योंकि उसका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ने वो सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन छोड़ दिया है। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और ये भी उसी सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन छोड़ देगी।